चर्चा प्रारंभ करते हैं राग दरबारी। और प्रस्तावना हम देखते हैं राग दरबारी की यहाँ पर श्रीलाल शुक्ल के द्वारा जो लिखी गई है रचना उपन्यास राग दरबारी। राग दरबारी का लेखन 1964 के अंत में शुरू हुआ और अपने अंतिम रूप में 1967 में समाप्त हुआ। 1968 में इसका प्रकाशन हुआ और 1969 में इस पर मुझे साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। अर्थात श्रीलाल शुक्ल जी को 1969 में यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। रचना राग दरबारी। तब से अब तक इसके दर्जनों संस्करण और पुनर्मुद्रण हो चुके हैं। 1969 में ही एक सुविज्ञात समीक्षक ने अपनी बहुत लंबी समीक्षा इस वाक्य पर समाप्त की, और वो समीक्षा यह है, अपठित रह जाना ही इसकी नियति है। अर्थात मतलब यहाँ पर जो समीक्षक ने राग दरबारी की जो समीक्षा की है उस पर उन्होंने केवल एक पंक्ति लिखी है कि अपठित रह जाना ही इसकी नियति है। तो राग दरबारी में यहाँ पर जो श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है उसके लिए इन्होंने यहाँ पर यह कथन कहा है कि अपठित रह जाना ही इसकी नियति है। दूसरी ओर इसकी अधिकांश समीक्षाएं मेरे लिए अत्यंत उत्साहवर्धक सिद्ध हो रही थी। कुल मिलाकर हिंदी समीक्षा के बारे में यह तो स्पष्ट हो गया कि एक ही कृति पर कितने परस्पर विपरीत विचार एक साथ फल फूल सकते हैं। उपन्यास को एक जनतांत्रिक विद्या माना जाता है। जितनी भिन्न भिन्न मतों वाली समीक्षाएं आलोचनाएं इस उपन्यास पर आई, उससे यह तो प्रकट हुआ कि यही बात आलोचना की विधा पर भी लागू की जा सकती है। जो भी हो, यहाँ मेरा अभिष्ट अपनी आलोचनाओं का उत्तर देना या उनका विश्लेषण करना नहीं है। दरअसल मैं उन लेखकों में नहीं हूँ जो अपने लेखन की सर्वथा दोष रहित मानकर सीधे स्वयं में किसी प्रायोजित आलोचक मित्र द्वारा बताए गए दोषों का जवाब देकर विवाद को कुछ दिन जिंदा रखना चाहते हैं। मैं उनमें हूँ जो मानते हैं कि सर्वथा दोष रहित होकर भी कोई कृति उबाऊ और स्तरहीन हो सकती है, जबकि कोई कृति दोषयुक्त होने के बावजूद धीरे धीरे क्लासिक का दर्जा ले सकती है। दूसरे, मैं प्रत्येक समीक्षा या आलोचक को जी भरकर पढ़ता हूँ और पूछता हूँ कि उससे अपने भावी लेखन के लिए कौन सा सुधारात्मक अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर आपने देखा कि राग दरबारी के जो लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, उन्होंने यहाँ पर अपनी प्रस्तावना में यहाँ पर अपने आलोचकों को, अपने समीक्षकों को उत्साहवर्धक के रूप में स्वीकार किया है और उन्हीं को यहाँ पर उन्होंने ध्यान में रखते हुए यह प्रस्तावना लिखी है। पुनः अगर यहाँ हम पढ़ें, राग दरबारी की प्रासंगिकता पर साक्षात्कारों में मुझसे बार बार पूछा गया है। यह सही है कि गांव की राजनीति का जो स्वरूप यहाँ चित्रित हुआ है वह आज के राष्ट्रव्यापी और मुख्यतः मध्यम और उच्च वर्गों के भ्रष्टाचार और तिकड़म को देखते हुए बहुत अदना जान पड़ता है और लगता है कि लेखक अपनी शक्ति कुछ गवारों के ऊपर जाया कर रहा है। पर जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ों मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे आज से 40 वर्ष पहले का यह उपन्यास और ज्यादा प्रचलित होता जा रहा है। कम से कम सामान्य पाठकों और अकादमिक संस्थानों में इसका जैसा पठन पाठन बढ़ रहा है उससे यही संकेत मिलता है। मैं यह राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल के विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ और मुझे अच्छे से याद है कि जब मैंने आपके साथ समाजशास्त्र पर चर्चा किया था, और वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए समाजशास्त्र हो या संघ लोक सेवा आयोग के लिए जो समाजशास्त्र भारतीय समाज के जो पहलू हैं उन पर जो हमने किया चर्चा, उस पर हमने यहाँ पर देखा था कि जो स्थिति श्रीलाल शुक्ल ने अपने राग दरबारी में वर्णित की है, शायद वही स्थितियां आज के हमारे समाज में दृष्टिगोचर होती है। और उसको जिस व्यंग्यात्मक लहजे में और उसे जिस साहित्यिक दृष्टि से यहाँ पर उन्होंने उसका प्रकाशन किया है, यहाँ पर मैं श्रीलाल शुक्ल जी का बहुत आभारी हूँ। आगे बढ़ते हैं और फाइनली हम श्रीलाल शुक्ल जी के उपन्यास पर अध्ययन शुरू करते हैं। यहाँ यदि बात की जाए तो हमारी जो चर्चा शुरू हो रही है, हमारा जो उपन्यास श्रीलाल शुक्ल जी का शुरू हो रहा है वो शहर के किनारे शुरू हो रहा है। शहर का किनारा, उसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता था। वहीं एक ट्रक खड़ा था, उसे देखते ही यकीन हो जाता था इसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीलाल शुक्ल जी के लेखन को कि उन्होंने ट्रक के किनारे खड़े होने को भारतीय समाज में जो समस्या दिखाई दे रही है प्रत्यक्षता,
उसे एक अप्रत्यक्ष समस्या से जोड़ दिया है। यदि हम यह देखें कि ट्रक का खड़ा होना, क्योंकि ट्रक का जो काम है यहाँ पर श्रीलाल शुक्ल जी के अनुसार यह साफ स्पष्ट है और ये सर्वविदित है कि ट्रक सड़क पर चलने के लिए बनाए गए हैं। परंतु यदि आप यहाँ देखें तो यहाँ पर यह जो ट्रक है, यह ट्रक सड़क पर खड़ा है, अर्थात कहीं ना कहीं यहाँ पर उन्होंने एक व्यंग्यात्मक लहजे में भारत और भारत की सड़कें और उस पर खड़े ट्रकों पर प्रहार किया है। आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि सत्य के होते हैं, इस ट्रक के भी कई पहलू थे। देखिए, सत्य के कई पहलू होते हैं, उसी को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। पुलिस वाले उसे एक ओर से देखकर कह सकते थे कि वह सड़क के बीच में खड़ा है, दूसरी ओर से देखकर ड्राइवर कह सकता था कि वह सड़क के किनारे पर है। चालू फैशन के हिसाब से ड्राइवर ने ट्रक का दाहिना दरवाजा खोलकर डैन की तरफ फैला दिया था। इससे ट्रक की खूबसूरती बढ़ गई थी। डैने की तरह उसने फैला दिया है और ट्रक की खूबसूरती बढ़ गई है। साथ ही यह खतरा मिट गया था कि उसके वहां होते हुए भी कोई दूसरी सवारी भी सड़क के ऊपर से निकल सकती है। सड़क के एक ओर पेट्रोल स्टेशन था, दूसरी ओर छप्परों, लकड़ी और टीन के सड़े टुकड़ों और स्थानीय क्षमता के अनुसार निकलने वाले कबाड़ की मदद से खड़ी की हुई दुकानें थी। पहली निगाह में ही मालूम हो जाता था कि दुकानों की गिनती नहीं हो सकती। प्रायः सभी में जनता का एक मनपसंद पेय मिलता था, जिसे वहां गर्द चिकट, चाय की कई बार इस्तेमाल की हुई पत्ती और खौलते पानी आदि के लिए सहारा बनाया जाता था। आप देख सकते हैं श्रीलाल शुक्ल जी ने यहाँ पर सड़क के किनारे मिलने वाली चाय, उसका बड़ा मनोवैज्ञानिक ढंग से यहाँ वर्णन किया है और प्रत्यक्षता उसका वर्णन किया है। एक तो मनपसंद पेय भारतीय जनता की, इसमें आप बिल्कुल सहमत हो सकते हैं। इसके अलावा यदि आप देखें, गर्द चिकट चाय की कई बार इस्तेमाल की हुई पत्ती, बार बार उबाला गया है उसे और उसी चाय को यहाँ पर जनता पी रही है। उनमें मिठाइयाँ भी थी जो दिन रात आंधी पानी और मक्खी मच्छरों के हमले को बहादुरी से मुकाबला करती थी। वे हमारे देसी कारीगरों के हस्त कौशल और उनकी वैज्ञानिक दक्षता का सबूत देती थी। वे बताती थी कि हमें एक अच्छा रेजर ब्लेड बनाने का नुस्खा भले ही ना मालूम हो, पर कूड़े को स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों में बदल देने की तरकीब सारी दुनिया में अकेले हम ही को आती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो भारतीय उद्यमिता पर श्रीलाल शुक्ल जी का व्यंग है। भारतीय उद्यमिता का हाल, भारतीय उद्यमियों का हाल आप जानते हैं कैसा है। अक्सर आज के संदर्भ में भी चर्चा होती है और चीन के द्वारा निर्मित उत्पादों पर हम लगातार व्यंग करते हैं। परंतु यहाँ अगर मैं यहाँ चर्चा करूँ और आपसे बताऊं तो शायद श्रीलाल शुक्ल के शब्दों के अनुसार ही हम एक अच्छी रेजर ब्लेड बनाने के लायक भी उत्पाद को तैयार नहीं करते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं यहाँ पर श्रीलाल शुक्ल जी ने उन समस्याओं की तरफ, भारतीय समाज की उन समस्याओं की तरफ यहाँ पर साहित्य के माध्यम से इंगित किया है। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर एक दुकान के सामने खड़े चाय पी रहे थे। रंगनाथ ने दूर से इस ट्रक को देखा और देखते ही उसके पैर तेजी से चलने लगे। रंगनाथ यहाँ उपन्यास का कैरेक्टर प्रारंभ हो रहा। आज रेलवे ने उसे धोखा दिया था। स्थानीय पैसेंजर ट्रेन को रोज की तरह 2 घंटा लेट समझकर वह घर से चला था, पर वह सिर्फ 1.5 घंटा लेट होकर चल दी थी। आप देख रहे हैं भारतीय समाज में प्रशासनिक क्षमता और प्रशासनिक क्षमताओं में विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क, जिसे हम कहते हैं रेलवे, भारतीय रेलवे, उस भारतीय रेलवे को यहाँ पर, उस भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण विशेषता को यहाँ पर श्रीलाल शुक्ल जी ने इंगित किया है। और वह महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वह महत्वपूर्ण विशेषता है लेट होना। और अभी अगर बात करूं मैं कोरोना वायरस के दौरान, इस पैंडेमिक के समय में, इस महामारी के समय में भारतीय रेलवे
का जो हाल इनके भटकने का देखने को मिल रहा है, यहाँ शायद श्रीलाल शुक्ल का यह व्यंग भी पीछे रह जाता है। और अगर हम देखें तो अभी ट्रेन निकल रही है बनारस के लिए और ट्रेन पहुंचती है दिल्ली या चेन्नई। एक हृदय विदारक दृश्य कल के द हिंदू न्यूज़पेपर में मुझे देखने को मिला, और वह वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, जिसमें एक बालक अपनी माता का बार बार चादर उठाकर खेल रहा है। वह चाह रहा है कि उसकी माँ उसके साथ खेलेंगी, परंतु इस लेट होते ट्रेन के सफर और भटकती भारतीय ट्रेनें शायद उस सफर को अंतिम सफर में परिवर्तित कर दे रही है। तो श्रीलाल शुक्ल के द्वारा जो लिखा गया 1960 का दशक का यह उपन्यास आज के दशक में भी उतना ही प्रासंगिक नजर आ रहा है। आगे बढ़े और उपन्यास पर पुनः हम नजरें डालते हैं। शिकायती किताब के कथा साहित्य में अपना योगदान देकर और रेलवे अधिकारियों की निगाह में हास्यास्पद बनकर वह स्टेशन से बाहर निकल आया था। रास्ते में चलते हुए उसने ट्रक देखा और उसकी बाँछें वे जिस्म में जहां कहीं भी होती है खिल गई। जब वह ट्रक के पास पहुंचा, क्लीनर और ड्राइवर चाय की आखिरी चुस्कियों ले रहे थे। इधर उधर ताक कर अपनी खिली हुई बाँछों को छिपाते हुए उसने ड्राइवर से निर्विकार ढंग से पूछा, क्यों ड्राइवर साहब, यह ट्रक क्या शिवपालगंज की ओर जाएगा? ड्राइवर के पीने को चाय थी और देखने को दुकानदारिन थी। आप देख सकते हैं इस उपन्यास को और इस उपन्यास के कॉन्टेक्स्ट को, संदर्भ को, बिंदुओं को, जहां पर श्रीलाल शुक्ल ने इस उपन्यास को लिखा है। ये उस समस्या को दिखाना चाह रहे हैं जिस समस्या में भारतीय समाज अब आज के समय में सबसे ज्यादा ग्रसित है। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को आप इस लाइन से स्पष्टता समझ सकते हैं कि ड्राइवर के पीने को चाय थी और देखने को दुकानदारी। शायद मैंने आप लोगों के साथ जब समाजशास्त्र की क्लास शेयर किया था, चर्चा किया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत में महिलाओं की स्थिति को लेकर यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो एक सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है वह है घूरने की समस्या। और इस बात से आप सभी सर्वविदित होंगे कि भारत में हर दूसरी स्त्री, हर दूसरी महिला घूरने की शिकार है। हर दूसरी महिला घूरने की शिकार है। और घूरने वाला कौन है? शायद हमारे ही बीच का। जैसे यहाँ पर एक कस्टमर एक दुकानदारिन को घूर रहा है। आगे बढ़ते हैं। उसने लापरवाही से जवाब दिया, जाएगा, हमें भी ले चलिएगा अपने साथ, 15वें मील पर उतर पड़ेंगे, शिवपालगंज तक जाना है। ड्राइवर ने दुकानदारिन की सारी संभावना एक साथ देख डाली और अपनी निगाह रंगनाथ की ओर घुमाई। आहा, क्या हुलिया था! नौ कंज लोचन, कंज मुख कर कंज, पद कंज राणु, पैर खद्दर के पैजाने में, सिर खद्दर की टोपी में, बदन खद्दर के कुर्ते में, कंधे से लटकता हुआ भूदानी झोला, हाथ में चमड़े की अटैची। ड्राइवर ने उसे देखा और देखता ही रह गया, फिर कुछ सोचकर बोला, बैठ जाइए श्रीमान जी, अभी चलते हैं। घर घरा का ट्रक चला। शहर की टेढ़ी मेढ़ी लपेट से फुर्सत पाकर कुछ दूर आगे साफ और वीरान सड़क पर आ गई। यहाँ ड्राइवर ने पहली बार टॉप गियर का प्रयोग किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रीलाल शुक्ल ने पुनः उसी भारतीय सड़क व्यवस्था पर अपने व्यंग के माध्यम से प्रश्न खड़ा कर दिया है। और यहाँ पर इस
ड्राइवर के टॉप गियर को बदलने से आप समझ सकते हैं कि अभी तक उसकी गाड़ी विभिन्न प्रकार के छोटे और कमजोर, या कहें जिनमें जहां बहुत ज्यादा माइलेज की आवश्यकता होती है, उन गियरों में नहीं चल पा रही थी। फाइनली अब वह टॉप गियर में हवाइयों भरने के लिए तैयार था, पर वह फिसल फिसल कर न्यूट्रल में गिरने लगा। हर 100 गज के बाद गियर फिसल जाता और एक्सीलेटर दबे होने से ट्रक की घरघराहट बढ़ जाती, रफ्तार धीमी हो जाती। रंगनाथ ने कहा, ड्राइवर साहब, तुम्हारा गियर तो बिल्कुल अपने देश की हुकूमत जैसा है, जो घिसर घिसर कर बार बार घरघराहट कर वापस न्यूट्रल हो जा रहा है। मतलब देश समझ में ही नहीं आ रहा कि वास्तव में देश किस ओर जा रहा है। ड्राइवर ने मुस्कुराकर वह प्रशंसा पत्र ग्रहण किया। रंगनाथ ने अपनी बात साफ करने की कोशिश की। कहा, उसे चाहे जितनी बार टॉप गियर में डालो, 2 गज चलते ही फिसल जाती है और लौटकर अपने खांचे में आ जाती है। ड्राइवर हंसा, बोला, ऊंची बात कह दी श्रीमान जी ने। इस बार उसने गियर को टॉप में डालकर अपनी एक टांग लगभग 90 अंश से कोण पर उठाई और गियर को जांग के नीचे दबा लिया। रंगनाथ ने कहना चाहा कि हुकूमत को चलाने का यही नुस्खा है, पर यह सोचकर कि बात जरा और ऊंची हो जाएगी, वह चुप बैठा रहा। शायद श्रीलाल शुक्ल जी ने जो रंगनाथ का कैरेक्टर लिया है, वह कैरेक्टर आज के समय के बौद्धिक व्यक्तियों से मेल खाता है, जिन्हें बातें तो आती है परंतु करना कुछ नहीं आता। आगे बढ़े। उधर ड्राइवर ने अपनी जांग गियर से हटाकर यथास्थान वापस पहुंचा दी थी। गियर पर उसने एक लंबी लकड़ी लगा दी और उसका एक सिरा पैनल के नीचे ठोक दिया। ट्रक तेजी से चलता रहा। उसे देखते ही साइकिल सवार, पैदल, इक्के, सभी सवारियां कई फर्लांग पहले ही से खौफ के मारे सड़क से उतरकर नीचे चली जाती। जिस तेजी से वे भाग रही थी, उससे लगता था कि उनकी निगाह में वह ट्रक नहीं है, वह आग की लहर है, बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ तूफान है, शायद अम्फन है, जनता पर छोड़ा हुआ कोई बदकलाम अहलकार है, पिंडारियों का गिरोह है। रंगनाथ ने सोचा, उसे पहले ही ऐलान कर देना था कि अपने अपने जानवर और बच्चे घरों में बंद कर लो, शहर से अभी अभी एक ट्रक छूटा है। तब तक ड्राइवर ने पूछा, कहिए श्रीमान जी, क्या हाल चाल है? बहुत दिन बाद देहात की ओर जा रहे हैं। रंगनाथ ने शिष्टाचार की इस कोशिश को मुस्कुराकर बढ़ावा दिया। ड्राइवर ने कहा, श्रीमान जी आजकल क्या कर रहे हैं? घास खोद रहा हूं। यहाँ पर यह रंगनाथ का कथन है। ड्राइवर हंसा। दुर्घटनावश एक 10 साल का नंग धड़ंग लड़का ट्रक से बिल्कुल ही बच गया। बचकर वह एक पुलिया के सहारे छिपकली सा गिरा पड़ा। ड्राइवर इससे प्रभावित नहीं हुआ। एक्सीलेटर दबाकर हंसते हंसते बोला, क्या बात कही है, जरा खुलासा समझाइए। कहा तो घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। पर साल एमए किया था, इस साल से रिसर्च शुरू की है। शायद आप हिंदी साहित्य के यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए यह लाइन काफी लुभावनी होगी, क्योंकि आप लोग भी शायद इसी साल से रिसर्च के लिए नेट और जेआरएफ की तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं। ड्राइवर जैसे अलीफ लैला की कहानियां सुना रहा हो, मुस्कुराता हुआ बोला, और श्रीमान जी शिवपालगंज क्या करने जा रहे हैं? रंगनाथ के कथन है, वहां मेरे मामा रहते हैं, बीमार पड़ गया था, कुछ दिन देहात में जाकर तंदुरुस्ती बनाऊंगा। इस बार ड्राइवर काफी देर तक हंसता रहा। बोला, क्या बात बनाई है श्रीमान जी ने? रंगनाथ ने उसकी ओर संदेह से देखते हुए पूछा, जी इसमें बात बनाने की क्या बात? वह इस मासूमियत पर लोटपोट हो गया। पहले ही की तरह हंसते हुए बोला, क्या कहने हैं? अच्छा जी, छोड़िए भी इस बात को, बताइए मित्तल साहब के क्या हाल है? क्या हुआ उस हवालाती के खून वाले मामले का? रंगनाथ का खून सूख गया। भर्राए गले से बोला, अजी मैं क्या जानू यह मित्तल कौन है?
ड्राइवर की हंसी में ब्रेक लग गया। ट्रक की रफ्तार भी कुछ कम पड़ गई। उसने रंगनाथ को एक बार गौर से देखकर पूछा, आप मित्तल साहब को नहीं जानते? नहीं। जैन साहब को? नहीं। ड्राइवर ने खिड़की के बाहर थूक दिया और साफ आवाज में सवाल किया, आप सीआईडी में काम नहीं करते? रघुनाथ ने झुंझलाकर कहा, सीआईडी? यह किस चिड़िया का नाम है? ड्राइवर ने जोर से सांस छोड़ी और सामने सड़क की दशा का निरीक्षण करने लगा। कुछ बैलगाड़ियां जा रही थी। जब कहीं और जहां भी कहीं मौका मिले वहां टांगे फैला देनी चाहिए, इस लोकप्रिय सिद्धांत के अनुसार गाड़ीवान बैलगाड़ियों पर लेटे हुए थे और मुंह ढाक पर सो रहे थे। बैल अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि अभ्यास के सहारे चुपचाप सड़क पर गाड़ी घसीटे लिए जा रहे थे। यह भी जनता और जनार्दन वाला मजमून था, पर रंगनाथ की हिम्मत कुछ कहने की नहीं हुई। अर्थात आप यहाँ समझ रहे होंगे कि श्रीलाल शुक्ल जी ने अपने इन पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर स्पष्ट करना चाहा है कि हम जिस प्रक्रिया को चला रहे हैं कहीं ना कहीं वो हमारी काबिलियत नहीं है, वह केवल हमारा अभ्यास है। आगे बढ़ते हैं। वह सीआईडी वाली बात से उखड़ गया था। ड्राइवर ने पहले रबड़ वाला हॉर्न बजाया, फिर एक ऐसा हॉर्न बजाया जो संगीत के आरोह अवरोह के बावजूद बड़ा ही डरावना था। पर गाड़ियां अपनी राह चलती रही। ड्राइवर काफी रफ्तार से ट्रक चला रहा था और बैलगाड़ियों के ऊपर से निकाल ले जाने वाला था। पर गाड़ियों के पास पहुंचते पहुंचते उसे शायद अचानक मालूम हो गया कि वह ट्रक चला रहा है, हेलीकॉप्टर नहीं। उसने एकदम से ब्रेक लगाया, पैनल से लगी हुई लकड़ी नीचे गिरा दी, गियर बदला और बैलगाड़ियों को लगभग छूता हुआ उनसे आगे निकल गया। आगे जाकर उसने घृणापूर्वक रंगनाथ से कहा, सीआईडी नहीं तो तुमने यह खद्दर क्यों डांट रखा है जी? रंगनाथ इन हमलों से लड़खड़ा गया था पर उसने इस बात को मामूली जांच पड़ताल का सवाल मानकर सरलता से जवाब दिया, खद्दर तो आजकल सभी पहनते हैं, अजी कोई तुक का आदमी तो पहनता नहीं। कहकर उसने दोबारा खिड़की के बाहर थूका और गियर को टॉप में डाल दिया। रंगनाथ का पर्सनालिटी कल्ट समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद चुपचाप बैठा रहा, बाद में मुंह से सीटी बजाने लगा। ड्राइवर ने उसे कुहनी से हिलाकर कहा, देखो जी चुपचाप बैठो, यह कीर्तन की जगह नहीं है। रंगनाथ चुप हो गया। तभी ड्राइवर ने झुंझलाकर कहा, यह गियर बार बार फिसलकर न्यूट्रल में ही घुसता है, देख क्या रहे हो, जरा पकड़े रहो जी। थोड़ी देर में उसने दोबारा झुंझलाकर कहा, ऐसे नहीं, इस तरह दबाकर ठीक से पकड़े रहो। ट्रक के पीछे काफी देर से हॉर्न बजता आ रहा था। रंगनाथ उसे सुनता रहा था और ड्राइवर उसे अनसुना करता रहा था। कुछ देर बाद पीछे से क्लीनर ने लटक कर ड्राइवर की कनपट्टी के पास खिड़की पर खट खट करना शुरू कर दिया। ट्रक वालों की भाषा में इस कार्रवाई का निश्चित ही कोई खौफनाक मतलब होगा, क्योंकि उसी वक्त ड्राइवर ने रफ्तार कम कर दी और ट्रक को सड़क की बाई पटरी पर कर लिया। हॉर्न की आवाज एक ऐसे स्टेशन वैगन से आ रही थी जो आजकल विदेशों के आशीर्वाद से सैकड़ों की संख्या में यहाँ देश की प्रगति के लिए इस्तेमाल होते हैं और हर सड़क पर हर वक्त देखे जा सकते हैं। स्टेशन वैगन दाएं से निकलकर आगे धीमा बढ़ गया और उससे बाहर निकले हुए एक खाकी हाथ ने ट्रक को रुकने का इशारा दिया। दोनों गाड़ियां रुक गई। स्टेशन वैगन से एक अफसरनुमा चपरासी और एक चपरासी नुमा अफसर उतरे। देखिए श्रीलाल शुक्ल की लेखनी यहाँ पर, अफसर नुमा चपरासी और एक चपरासी नुमा अफसर उतरे। देखते हैं आगे और क्या बिंदु निकाल रहे हैं। खाकी कपड़े पहने हुए दो सिपाही भी उतरे। उनके उतरते ही पिंडारियों जैसी लूट खसोट शुरू हो गई। किसी ने ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस छीन लिया, किसी ने रजिस्ट्रेशन कार्ड, कोई बैंक व्यू मिरर खटखटाने लगा, कोई ट्रक का हॉर्न बजाने लगा, कोई ब्रेक देखने लगा। उन्होंने फुटबोर्ड हिलाकर देखा, बत्तियां जलाई, पीछे बजने वाली घंटी टुनटुनाई। उन्होंने जो कुछ भी देखा वह खराब निकला। जिस चीज को छुआ उसी में गड़बड़ी आ गई। इस तरह उन चार आदमियों ने 4 मिनट में लगभग 40 दोष निकाले और फिर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर इस प्रश्न पर बात शुरू कर दी कि दुश्मन के साथ कैसा सलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। रंगनाथ की समझ में कुल यही आया कि दुनिया में कर्मवाद के सिद्धांत, पोएटिक जस्टिस आदि की कहानियां सच्ची है। ट्रक की चेकिंग हो रही है,
और ड्राइवर से भगवान उसके अपमान का बदला ले रहा है। वह अपनी जगह बैठा रहा, पर इसी बीच ड्राइवर ने मौका निकाल कर कहा, श्रीमान जी जरा नीचे उतर आवे, वहां गियर पकड़कर बैठने की अब क्या जरूरत है। रंगनाथ एक दूसरे पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। उधर ड्राइवर और चेकिंग जत्थे में ट्रक के एक एक पुर्जे को लेकर बस चल रही थी। देखते देखते बस पुर्जों से फिसलकर देश की सामान्य दशा और आर्थिक दुर्व्यवस्था पर आ गई, और थोड़ी देर में उपस्थित लोगों की छोटी मोटी उपसमितियां बन गई। वे अलग अलग पेड़ों के नीचे एक एक विषय पर विशेषज्ञ की हैसियत से विचार करने लगी। काफी बहस हो जाने के बाद एक पेड़ के नीचे खुला अधिवेशन जैसा होने लगा, और कुछ देर में जान पड़ा गोष्ठी खत्म होने वाली है। शायद यहाँ श्रीलाल शुक्ल ने भारतीय संसद को प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि कैसे भारतीय संसद छोटी छोटी उपसमितियां बनकर केवल और केवल मामले की जांच प्रारंभ करती है, और जब तक इनकी चर्चा शुरू होती है, जब तक विशेषज्ञ बात करते हैं, तब तक फाइनली गोष्ठी खत्म हो जाती है, अर्थात संसद का सत्र समाप्त हो जाता है। आखिर में रंगनाथ को अफसर की मिमियाती आवाज सुन पड़ी, क्यों मियाँ, अशफाक, क्या राय है, माफ किया जाए। चपरासी ने कहा, और कर ही क्या सकते हैं हुजूर, कहाँ तक चालान कीजिएगा, एक आध गड़बड़ी हो तो चालान भी करे। एक सिपाही ने कहा, चार्ज शीट भरते भरते सुबह हो जाएंगी। इधर उधर की बातों के बाद अफसर ने कहा, अच्छा जाओ जी बंटा सिंह, तुम्हें माफ किया। ड्राइवर ने खुशामद के साथ कहा, ऐसा काम श्रीमान जी ही कर सकते हैं। अफसर काफी देर से दूसरे पेड़ के नीचे खड़े हुए रंगनाथ की ओर देख रहा था। सिगरेट सुलगाता हुआ उसकी ओर आया, पास आकर पूछा, आप भी इसी ट्रक पर जा रहे हैं। जी हाँ। आपसे इसने कुछ किराया तो नहीं लिया। जी नहीं। अफसर बोला, वह तो मैं आपकी पोशाक ही देखकर समझ गया था, पर जांच करना मेरा फर्ज था। रंगनाथ ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा, यह असली खादी थोड़े ही है, यह मिल की खादी है। उसने इज्जत के साथ कहा, अरे साहब, खादी तो खादी, उसमें असली नकली का क्या फर्क। अफसर के चले जाने के बाद ड्राइवर और चपरासी रंगनाथ के पास आए। ड्राइवर ने कहा, जरा 2 रुपये तो निकालना चाहिए। उसने मुंह फेरकर कड़ाई से जवाब दिया, क्या मतलब, मैं रुपया क्यों दूं। ड्राइवर ने चपरासी का हाथ पकड़कर कहा, आइए श्रीमान जी मेरे साथ आइए। जाते जाते वह रंगनाथ को से कहने लगा, तुम्हारी ही वजह से मेरी चीटिंग हुई, और तुम ही मुसीबत में मुझसे इस तरह बात करते हो, तुम्हारी यही तालीम है। वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है, जिसे कोई भी लात मार सकता है। ड्राइवर भी उस पर रास्ता चलते चलते एक जुमला मारकर चपरासी के साथ ट्रक की ओर चल दिया। रंगनाथ ने देखा, शाम घिर रही है, उसका अटैची ट्रक में रखा है। शिवपालगंज अभी 5 मील दूर है, और उसे लोगों की सद्भावना की जरूरत है। और धीरे धीरे ट्रक की ओर आया। उधर स्टेशन वैगन का ड्राइवर हॉर्न बजा बजा कर चपरासी को वापस बुला रहा था। रंगनाथ ने 2 रुपये ड्राइवर को देने चाहे। उसने कहा, अब दे ही रहे हो तो अर्दली साहब को दो, मैं तुम्हारे रुपयों का क्या करूंगा। शायद भ्रष्टाचार को बताना चाह रहे हैं श्रीलाल शुक्ल यहाँ पर। कहते कहते उसकी आवाज में उन सन्यासियों की खनक आ गई, जो पैसा हाथ से नहीं छूते, सिर्फ दूसरों को यह बताते हैं कि तुम्हारा पैसा हाथ का मैल है। चपरासी रुपयों को जेब में रखकर बीड़ी का आखिरी कस खींचकर उसका अधजला टुकड़ा लगभग रंगनाथ के पैजामे पर फेंक कर स्टेशन वैगन की ओर चला गया। उसके रवाना हो जाने पर ड्राइवर ने भी ट्रक चलाया, और पहले की तरह गियर को टॉप में लेकर रंगनाथ को पकड़ा दिया। फिर अचानक बिना किसी वजह के वह मूल को गोल गोल बनाकर सीटी पर सिनेमा की एक धुन निकालने लगा। रंगनाथ चुपचाप सुनता रहा। थोड़ी देर में ही धुंधलके में सड़क की पटरी पर दोनों ओर कुछ गठरियां सी रखी हुई नजर आई। ये औरतें थी जो कतार बांधकर बैठी हुई थी। वे इत्मीनान से बातचीत करती हुई वायु सेवन कर रही थी, और लगे हाथ मल मूत्र का विसर्जन भी। सड़क के नीचे घुरे पटे पेड़ थे, और उनकी बदबू के बोझ से शाम की हवा किसी गर्भवती की तरह अलसाई हुई सी चल रही थी। कुछ दूरी पर कुत्तों के भौंकने की आवाजें हुई। आंखों के आगे धुएं के जाले उड़ते हुए नजर आए। इससे इनकार नहीं हो सकता था कि वे किसी गांव के पास आ गए थे। यही शिवपालगंज था। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। जो हमारा अगला सेशन होगा, उस पर हमारी अगला यहाँ पर राग दरबारी का सेशन चलेगा।